एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। लास्ट पार्ट में हमने सुना था विवो-सान की मुलाकात वांग ईबो से होती है, जो वही वांग जी की तरह दिख रहा था। और ईबो ने जब विवो-सान की पावर देखी तो उसने उसे कैद कर दिया एंड वो सुनियांग को उसकी पावर के बारे में बता रहा था, जहाँ सुनियांग को तो उसकी बातों पर कोई खास यकीन नहीं था और वो ईबो को विवो-सान को बाहर निकालने के लिए कहता है। अब इससे आखिर वो दोनों विवो-सान के पास आ चुके थे। वहीं विवो-सान तो वहाँ चिल्ला रहा था, मुझे बाहर निकालो। तभी सुयांग कहता है, विंग तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें यहाँ बाहर निकालने ही आया हूँ। ऐसा कहते हुए स्माइल करता है। वहीं विवो-सान उन्हें घूर रहा होता है। तभी ईबो कहता है, वो विंग नहीं है, वो विवो-सान है, मुझे उसने खुद बताया और इसे बाहर निकालना बहुत ही डेंजरस है। ये सुनकर सुयांग कहता है, ये बिल्कुल भी डेंजरस नहीं है। उसे तो ईबो की बातें बकवासी लगी थी। ईबो तब दोबारा कहता है, डेंजरस है। तब सुयांग कहता है, अरे नहीं है यार, इसे देखने से बिल्कुल भी नहीं लगता इसे किसी खोज ने प्रोसेस किया है और ये एलियन तो हर किस नहीं हो सकता। मुझे तुम्हारी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मुझे क्या, तुम्हारी बात पर तो किसी को भी यकीन नहीं होगा। मुझे लगता है तुमने फिर से कोई ड्रीम देखा होगा जिसे तुमने विंग से कनेक्ट कर दिया। ईबो कुछ कहना चाह रहा था पर सुयांग उसे चुप करा देता है और कहता है, बस बस, मुझे तुम्हारी कोई भी बातें नहीं सुननी है। विंग की तरफ देखकर कहता है, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। ऐसा कहकर वो कुछ बटनों पर टैप करता है और फिर विवो-सान के सामने की जो कांच की सीटें थी वो उसके सामने से हट जाती है। वे तब उस चैम्बर से बाहर आकर सीधा ईबो को एक पंच लगा देता है और चिल्लाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरह से बंद करने की। ये देखकर सुयांग काफी ज्यादा सरप्राइज होता है और वहीं ईबो को उसे उसके ऊपर काफी गुस्सा आता है पर वो उसे कुछ नहीं कर रहा था। वहीं विवो-सान उसे मारने लगता है। तब ईबो उसके दोनों हाथों को क्रॉस करके पकड़ लेता है। उसे हमकर अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है पर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है। तब ईबो कहता है, तुम अपने पावर का शो ऑफ क्यों नहीं करते? मैं देखना चाहता हूँ आखिर तुम अपने हाथों को मुझसे कैसे छुड़ाते हो। विवो-सान की तो में चढ़ जाती है। उसे गुस्से से घूर रहा था और अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। तभी उसकी नजर मिरर पर जाती है और खुद को और ईबो को देखकर वो काफी सरप्राइज होता है और वो खुद को बस मिरर में निहार रहा था। ये फेस उसका था ही नहीं और अब जाकर उसे सारा मामला समझ आता है। वो इस वक्त किसी और की बॉडी में है। उसने ये बात पहले रियलाइज ही नहीं की पर अब उसे क्या करना चाहिए। ईबो ये देखता है विवो-सान काफी शांत हो चुका है और वो काफी सरप्राइज होकर खुद को मिरर में देख रहा है। तो कहता है, क्या हो गया? क्या तुम खुद को मुझसे नहीं छुड़ा पा रहे हो? आखिर वो तुम्हारी पावर कहाँ गई? ये सुनने के बाद तो विवो-सान उसे आंखें दिखाता है और उसके पैरों पर किक करता है। ईबो भी उसे गुस्से से देख रहा था। वो दोनों तो एक दूसरे को पागल बिल्ली की तरह देख रहे थे जिनकी वॉर आंखों में ही चल रही थी। वो दोनों गुस्से से एक दूसरे को देखे जा रहे थे और 15 मिनट ऐसे ही बीत जाते हैं। तभी सुयांग कहता है, अब तुम दोनों कितनी देर एक दूसरे को घूरते रहोगी? ईबो, अब उसे छोड़ दो, तुमने मुझे खामखा जगा दिया। मैं कितनी अच्छी नींद ले रहा था। मैं अब सोने जा रहा हूँ, तब तक तुम दोनों अपना मामला निपटा लो और जब डिनर का समय हो तब मुझे बुलाना। ऐसा कहकर वो वहाँ से चला जाता है। ईबो तो उसे रोक रहा होता है पर सुयांग वहाँ से चला जाता है। वहीं विवो-सान अपने हाथों को छुड़ा लेता है। तुम विंग नहीं हो तो आखिर तुम हो कौन? तब विवो-सान एक गहरी सांस लेकर कहता है, मैं विवो-सान हूँ और मैं एक डेमोनिक कल्टीवेटर हूँ। तब ईबो कहता है, ओह ऐसा क्या? पर तुम हमारे घर पर कैसे आए और मेरी विंग की रिंग तुम्हारे पास क्या कर रही है? विंग कहाँ है? तुमने आखिर उसके साथ क्या किया है, बोलो। ऐसा कहकर उसके शोल्डर पर अपने हाथ रखता है और उसे तो जवाब दो कहकर पूरा हिला कर ही रख देता है। उसके मन में तो बहुत सारे सवाल थे। इन सब से बढ़कर उसका सवाल था, विंग तो ठीक है ना? सुयांग उसके हाथ को अपने ऊपर से हटाकर कहता है, यहाँ मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो मैं आखिर तुम्हें क्या ही जवाब दूँ? मैं जब उठा तो मैं इस बॉडी में था। तभी ईबो कहता है, इस बॉडी का था का क्या मतलब है? उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी और वो सुयांग को घूर रहा होता है, जिसमें विवो-सान एक स्माइल के साथ कहता है, सीधे शब्दों में कहूँ तो मैं रिबॉर्न हुआ हूँ, वो भी इस बॉडी में। ईबो के तो एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाते हैं। उसका तो यही कहना था, ये उसके साथ कोई मजाक चल रहा है, ये किसी मांगा की स्टोरी की जैसा लग रहा है। पर उसने विवो-सान की पावर देखी है, वो भी अपनी आंखों से, तो इस बात को वो झुठला नहीं सकता।
उसने जितनी मांगा पड़ी है उसके हिसाब से कोई सोल उसकी बॉडी में तब आती है जब उस बॉडी की सोल उसकी बॉडी से निकल जाए। इसका मतलब विंग। ये सोचकर उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ही वरीड हो जाते हैं। विभूषण बस उसके बदलते फेस एक्सप्रेशन को देख रहा था। फिर वो उसे इग्नोर करके इधर उधर देखने लगता है एंड उसके लिए सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नई थी और वहाँ काफ़ी सारे स्टूल, वेपन, बहुत सारी चीज़ें रखाई हुई थी। वहाँ पर तो काफ़ी सारी बड़ी बड़ी मशीनें भी थी जो उसकी समझ से बाहर हो रही थी। वो ईबो से कहता है, वैसे ये कौन सी जगह है? मैं जिस वर्ल्ड से आया हूँ वहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं, तो क्या तुम बताओगे ये कौन सा वर्ल्ड है? तब ईबो कहता है, ये छोड़ो, तुम मुझे बताओ, तुमने विंग के साथ क्या किया है? आखिर तुम उसकी बॉडी में कर क्या रहे हो? विभूषण कुछ भी नहीं कहता, वो दूसरी तरफ देख रहा होता है। ईबो कहता है, मेरी तरफ देखो और मुझे जवाब दो। मैं तुम्हें इस बॉडी में रहने की परमिशन नहीं देता हूँ। तुमने जरूर वी को प्रोसेस किया है, बाहर निकलो तुम। ये सुनकर विभूषण कहता है, मैंने कोई प्रोसेस नहीं किया है और अब से ये मेरी बॉडी है। तो वीवो भड़कते हुए कहता है, तुम्हारी बॉडी नहीं, ये विंग की बॉडी है और तुम ऐसे ही इस पर कब्जा नहीं कर सकते। अगर तुमने ऐसा करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं तुम्हें ऐसे ही जीने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद तो वीवो सान कहता है, अगर तुमने मुझे हार्म पहुंचाने की कोशिश की तो तुम विंग को ही खो दोगे। तो बेहतर होगा जो मैं तुमसे कहता हूँ तुम वो करो। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो वी की सोल हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से मिट जाएगी। वो तो ऐसा कहकर ईबो स्माइल दे रहा होता है। वहीं ईबो का गुस्से से बुरा हाल हो गया था। तुम? ईबो बस इतने के पर था। विभूषण उसकी बात करते हुए कहता है, तुम मुझे यहाँ के बारे में बताओ, ये किस तरह की दुनिया है और मुझे बहुत भूख लग रही है तो मुझे कुछ खाने का लाकर दो। ईबो तो उसे गुस्से से घूर रहा था। वहीं विभूषण इधर उधर की चीजों को छू रहा था। ईबो काफी इरिटेटिव वॉइस में कहता है, तुम इधर उधर की चीजों को छूना बंद करो और मेरे साथ चलो। ये सुनने के बाद विभूषण कहता है, वैसे ये कौन सी जगह है? तभी ईबो कहता है, ये विंग का पर्सनल लैब है और अब मेरे साथ चलो। विभूषण उसके पीछे पीछे चलने लगता है। ईबो उसे डाइनिंग टेबल में बैठने के लिए कहता है और वो किचन के अंदर चल जाता है और वो विभूषण के लिए नूडल बना देता है। विभूषण तब अपना नूडल खा रहा होता है। तब ईबो कहता है, क्या तुम मुझे बताओगे तुम विंग की बॉडी में कैसे है? ये सुनने के बाद तो विभूषण कहता है, ये शायद उन इवर घोस्ट की वजह से हुआ होगा। विभूषण तो उसे पूरी कहानी सुनाने लगता है, वो कैसे वांगजी के साथ तो इवर घोस्ट से लड़ रहा था। फिर वो अनकॉन्शियस हो गया और वो जब उठा तो इस बॉडी में था। मैं उन घोस्ट को जब काबू करने की कोशिश कर रहा था तो शायद उन्होंने इस दुनिया का पोर्टल खोल दिया और मेरी सोल यहाँ आ गई। ऐसा ही हुआ होगा, विभूषण सोचते हुए कहता है। वही ईबो तो उसे स्टॉकलिंग देख रहा होता है। उसके लिए तो ये सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड थी और उसने अपना सर पकड़ रखा था। तभी विभूषण कहता है, मुझे कुछ और खाना है, मुझे मीट चाहिए। ईबो तब अपने सर पर हाथ फेरता हुआ कहता है, घर पर मीट नहीं है तो मैं तुम्हारे लिए नहीं बना सकता। ये सुनकर विभूषण तुरंत कहता है, तुम्हारा बनी तो है ना, मैं उसे खाना चाहता हूँ। वो दिखने में काफी ड्रेसी लग रहा था। ये सुनकर ईबो भड़क जाता है और वो उसे नाइफ दिखाता हुआ कहता है, खबरदार उस पर नजर डाली तो। एक तो तुमने मेरी वाइफ की बॉडी पर कब्जा कर रखा है, अब मेरे बनी को खाना चाहते हो। तुम खुद को समझते क्या हो, यू डेविल मॉन्स्टर। ये सुनने के बाद तो विभूषण एक कांच के गिलास को नीचे पटक देता है और कहता है, अगर तुम अपनी वाइफ की सोल को बचाना चाहते हो तो मैं जो कहता हूँ वो तुम करो, नहीं तो वो इस दुनिया से गायब होगा ही, साथ में मैं तुम्हें भी मार दूंगा। मेरी पावर का नमूना तुम देख ही चुके हो। ईबो अपनी दांत पीसने लगता है। वहीं विभूषण अब एक गहरी सांस लेता है और कहता है, तुमने बनी को सेक्रेफाइस नहीं करना चाहते तो मेरे दूसरे मीट लेकर आओ। वो ऐसा कहकर अपने हैंड फोल्ड करता है और ईबो की तरफ देख रहा होता है। ईबो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। उसे तो इसकी ऑर्डर फॉलो नहीं करना था, पर फिलहाल के लिए वो शांत रहने का फैसला करता है। वो इसे हम नहीं पहुंचा सकता तो वो अपने फोन को निकालता है और फोन पर खाना ऑर्डर करता है। और ये पूरे समय विभूषण की आंखें बस उसके फोन पर गड़ी हुई थी, आखिर ये क्या चीज है। और वो ईबो से पूछता है, तब ईबो उसे बताता है ये फोन है और ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है। ये सुनने के बाद तो विभूषण की आंखें चमक जाती है और वो ईबो से कहता है, मुझे इसे चलाना सिखाओ। ईबो तो अपना मुंह बिगाड़ रहा होता है। तभी विभूषण उसके हाथ से उसका फोन छीन लेता है और उसे देख रहा होता है। और ईबो को तो बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। ये क्या तरीका है, वो हर चीज में अपना हक जमा रहा है
वो अपने फ़ोन को उसके हाथ से लेने की कोशिश करता है, जहाँ वीबू-सान भी फ़ोन को नहीं छोड़ना चाह रहा था। पर ईबो उसके हाथ से अपने फ़ोन को ले लेता है और अपने फ़ोन को देख रहा था कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। तो वीबू-सान अचानक से उस फ़ोन पर अपना हाथ मारता है और फ़ोन ईबो से हाथ से छूटकर ऊपर उछलता है। ईबो अपने फ़ोन को बचाने की कोशिश करता है, इससे पहले वो ज़मीन पर गिरता, पर वो देखता है फ़ोन तो हवा में रुक चुका है और ये वीबू-सान का किया धरा है। उसकी ट्रू फिंगर में ब्लैक एनर्जी दिख रही थी। वीबू-सान फ़ोन को अब अपने हाथ में ले आता है और कहता है, मुझे बताओ इसे कैसे चलाते हैं। अब चलो भी, चलो भाव मत खाओ। ये सुनने के बाद तो ईबो उसे घूरते हुए अपनी दांत पीस रहा था और फिर से उसके हाथ से अपने फ़ोन ले लेता है और कहता है, मैं तुम्हें दूसरा फ़ोन देता हूँ। वो ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और वो वीबू-सान के लिए एक फ़ोन लेकर आता है और फ़ोन कैसे चलाते हैं और उनकी सारी डिटेल वो उसे बता रहा होता है। वीबू-सान को तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है और वो और भी चीज़ें जानना चाहता था। उसे इस दुनिया की चीज़ें काफ़ी पसंद आ रही थी और वो फ़ोन पर अपनी सेल्फी लेकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था। वहीं ईबो बस उसे घूरे जा रहा था, तभी वीबू-सान अपनी नोज़ पर हल्के से टैप करता है और वो थोड़ा एम्बैरेस फील करता हुआ कहता है, हे, मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे बात भी लेना है, क्या तुम मुझे बताओगे मैं कहाँ जाऊँ? ये सुनने की बात ईबो कहता है, मेरे पीछे आओ, और वो उसे वॉशरूम का रास्ता दिखा देता है। वीबू-सान वहीं दरवाजे पर खड़ा रहता है और वो बस अंदर की तरफ देखे जा रहा था। तब ईबो कहता है, मैं तुम्हें बता देता हूँ यहाँ की चीज़ें कैसे यूज़ करते हैं। और वो नल को ऑन करता है जिससे पानी आता है और बाथटब पूरा भर जाता है। तब ईबो कहते हैं, तुम इस तरह से नहा सकते हो और यहाँ शावर भी है, और वो शावर ऑन करके दिखाता है और वीबू-सान को तब शावर एक झरने की तरह लगता है और वो उसके नीचे आ चुका था और वो पानी से खेल रहा था। ईबो उसकी तरफ देख रहा था, उसकी शर्ट भीग चुकी थी। ईबो को तो वो काफ़ी सेक्सी लग रहा था और वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। फिर अपना सर झटकता है और वहाँ से जाने लगता है। तब वीबू-सान कहता है, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। ये सुनने के बाद ईबो कहता है, तुम खुद से कबर्ड में देख लो और तुम्हें जो पसंद आए वो पहन लो। ईबो तो वहाँ से बाहर आ जाता है और फिर वो हॉल में आकर बैठ जाता है और वो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। जो अभी उसके साथ है वो विंग नहीं है, वो तो कोई और है। आखिर वो विंग को कैसे वापस पा सकता है, वो बस इस बारे में विचार कर रहा था। तभी डोर पर नॉक होता है तो ईबो डोर को ओपन करता है। वहाँ वॉचमैन होता है जो कहता है, बॉस, आपने जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है, ये लीजिए। वो ऐसा कहकर सामान को ईबो को देता है। ईबो उन्हें लेकर डाइनिंग टेबल में आ जाता है और वो खाने को वहीं रखकर वीबू-सान को बुलाने के लिए जाता है, जहाँ वीबू-सान अभी शावर से बाहर निकला था और वो अपने बालों को पोंछ रहा था। ईबो जब उसे ऐसे देखता है तो उसे तो वो काफी अडोबल लग रहा था और वो थोड़ा ब्लश करता हुआ कहता है, क्या मैं तुम्हें हेयर डायर यूज करना सिखाऊं? ये सुनकर वीबू-सान अब उसकी तरफ देखता है। तब ईबो हेयर डायर को निकालकर अब वीबू-सान को उसे यूज करने के बारे में बता रहा था और उसके बालों को सुखा रहा होता है। तभी वीबू-सान पीछे हट जाता है, उसे थोड़ा ऑकवर्ड फील हो रहा होता है और वो कहता है, इसकी जरूरत नहीं है। तब ईबो हेयर डायर को ऑफ करके कहता है, तुमने जो मंगाया था वो आ चुका है, ठंडा होने से पहले हमें उसे खा लेना चाहिए। और वो ऐसा कहकर नीचे चला जाता है। वीबू-सान भी अब नीचे आ जाता है और वो देखता है सुयांग डाइनिंग टेबल में बैठकर अपना डिनर कर रहा था। और जब वो वीबू-सान को देखता है तो कहता है, अरे आज तुम खुद डिनर के लिए आए हो, वरना तो हमेशा ईबो को तुम्हें उठा कर लाना पड़ता था। वह ऐसा कहकर स्माइल करता है। वहीं वीबू-सान उसे हैरत से देख रहा था और वो कुछ भी नहीं बोलता। तब सुयांग अपने बगल में ईबो को देखता है और कहता है, ईबो क्या हो गया, तुम विंग से इतना खटे-खटे क्यों हो? क्या तुम्हारे से अब मन भर चुका है? और आज तो तुमने उसे उस तरह से बंद कर दिया था। ईबो उसकी बात पर अपनी दांत पिसता है और उसकी तरफ घूर कर देखता है। तब सुयांग चुपचाप अपना डिनर करने लगता है। वीबू-सान आकर टेबल में बैठ जाता है और अपने फूड को सब हुआ देखता है तो वो उसे खाने लगता है। वो शांति से अपना डिनर कर रहे थे, तभी सुयांग के फोन का रिंगटोन बजता है और सुयांग कॉल पर बात करने लगता है और फिर तुरंत उठकर वहाँ से चला जाता है। ईबो तो वहाँ बस वीबू-सान को बस देखे जा रहा था। ये नोटिस करने के बाद तो वीबू-सान कहता है, आखिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? तब ईबो कहता है, मैं देख रहा हूँ तुम कितने कैजुअली रिएक्ट कर रहे हो, तुम अपने वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में आ चुके हो।
फिर भी तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं हो रही है, क्या तुम अपनी दुनिया पर वापस नहीं जा सकते? ये सुनने के बाद विभूषण अपनी आंखें रोल करता है और कहता है, मुझे सच में कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं मर भी जाऊं तब भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इवो तो शौक होकर उसे देख रहा होता है। विभूषण उठकर वहां से चल जाता है। इवो प्लेट को वॉश करके जब विभूषण को देखने आता है तो देखता है विभूषण काउच पर बैठा हुआ अब फोन पर गेम खेल रहा है। इवो ने बस एक बार उसे गेम सिखाया और वो गेम पे प्रो प्लेयर बन चुका है। उसका पूरा फोकस अपने गेम पर था, तभी फोन की बैटरी डेड हो जाती है। विभूषण को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है, ये क्या हो गया, इसे क्या हो गया। वो फोन को अपने हाथ में पीट रहा होता है। ये देखकर इवो कहता है, तुम्हें उसे चार्जिंग में लगा देना चाहिए, मुझे दो। वो ऐसा कहकर फोन को ले लेता है और चार्जर पर लगा देता है। विभूषण का फेस तो ऐसा हो चुका था जैसे किसी बच्चे से उसका खिलौना छीन गया हो। इवो को तो क्यूट दिख रहा होता है और उसे विभूषण की पर्सनालिटी अलग नहीं लगती, बल्कि वी की तरह क्यूट और इनोसेंट लग रहा था, कोई एरोगेंस नहीं। वहीं विभूषण से फोन छूटा तो उसने लैम्प को पकड़ लिया और वो उसे बार बार ऑन ऑफ कर रहा था। इवो उसके ऐसे बिहेवियर को इग्नोर करता है और अपने फेस को वो फूट दे रहा होता है। विभूषण अब उसके पास आ जाता है और वो फेस टैंक में एकदम चिपक कर फेस को देख रहा होता है। उसे ये मछलियाँ काफी सुंदर लग रही थी, रंग बिरंगी, और उसके मुंह से तो फिर से टार टपक रही थी और वो खुद में बड़बड़ाता है, ये खाने में कितने डिलीशियस लगेंगी। इवो जब उसकी ऐसी बात सुनता है तो वो कहता है कि तुम्हें खाने के सिवा कुछ नहीं सोचता। इस पर विभूषण कहता है, एक कल्टीवेटर को ज्यादा खाने की जरूरत होती है और ये बॉडी इतनी ज्यादा वीक है, मैं अपनी फुल पावर का यूज ही नहीं कर पाता। मुझे तो इस बॉडी को कल्टीवेट करना पड़ेगा और इसके लिए मुझे बहुत सारी एनर्जी चाहिए, तो बहुत सारा खाना चाहिए। इवो तो बस उसे घूर रहा था, आखिर वो क्या कहे। फिर वो वहाँ से चला जाता है और काउच पर बैठकर वो टीवी में न्यूज़ देख रहा होता है और न्यूज़ में चीफ कमिश्नर के सन की मिसिंग होने की खबर थी और उसका सन कोई और नहीं विंग था, जो पिछले 3 हफ्तों से लापता था। इवो उस न्यूज़ को देखते हुए कहता है, कितने दिन हो गए हैं फिर भी ये न्यूज़ हॉट टॉपिक बनी हुई है। मैं इमेजिन कर सकता हूँ कि अब तक कोई खबर ना मिलने पर फादर मिलना तो गुस्से में पागल हो चुके होंगे। अगर मैं उनके हाथ लगा तो वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे। दूसरी तरफ विभूषण जब इस तरह की आवाज़ें सुनता है तो वो उसके पास आ चुका था। वहीं इवो से देखकर चैनल बदल देता है और कहता है, तुम एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देख लो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें समझाता हूँ इसे कैसे यूज़ करना है। और उसे प्रोसेस बता रहा होता है उसे किस तरह से चैनल बदल सकता है, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा कर सकता है। उसे तो ये सारी चीज़ें काफ़ी यूनिक लगती है। उनकी दुनिया में एंटरटेनमेंट के लिए ये सारी चीज़ें अवेलेबल नहीं थी। उनकी दुनिया में तो स्टोरी टेलर होते हैं जो लोगों को स्टोरी सुनाते हैं और एंटरटेन करते हैं। इवो उसके लिए मूवी लगा देता है और वहाँ से बालकनी की तरफ आ जाता है और वो कॉल पर किसी से बात कर रहा होता है, जहाँ दूसरी तरफ से वो पर्सन कहता है, बॉस कमिश्नर ने तो हमारे लिए फरमान जारी कर दिया है, बोले तो अरेस्ट वारंट, उसने हमारे काफ़ी सारे बंदे को अरेस्ट कर लिया है। बॉस हमें क्या करना चाहिए? अगर उसे जल्दी अपने सन के बारे में नहीं पता चला तो वो हमारे लोगों को भी एनकाउंटर करना शुरू कर देगा। यहाँ हमें पता चलता है इवो एक गैंगस्टर है जिसकी आइडेंटिटी अब तक दुनिया से छुपी हुई है और उसने वी को किडनैप किया था। इवो उस पर्सन से कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें बाहर निकालने का इंतजाम कर दूंगा। इधर इवो उस पर्सन से बात कर रहा था और विभूषण जो टीवी देख रहा था और विभूषण जो मूवी देख रहा था, उसमें ऐसा सीन आता है जिसमें मैन लीड भाग रही होती है और उसके पीछे वुल्फ बड़े हैं। अब वुल्फ को देखने के बाद विभूषण की हालत खराब हो जाती है। हालांकि इवो ने उसे बताया था जो कुछ भी वो देख रहा है वो इससे बाहर नहीं आएगा, पर फिर भी विभूषण को डर लग रहा था और उसके पसीने छूट रहे थे। उन वुल्फ की आवाज़ सुनकर उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे और उसके हाथ से रिमोट छूट जाता है और वो अपने दोनों कानों पर अपने हाथ रख लेता है और वो तो फेंचिंग को आवाज़ देने लगता है। पर उसे तभी याद आता है फेंचिंग यहाँ कैसे हो सकती है और उसकी आंखें नम पड़ जाती है और वो बहुत ही अपसेट हो जाता है। फिर से वो टीवी के अंदर देखता है तो उसे व्हाइट बोल दिखता है। फीमेल लीड को बचा लिया था और वो उसके सामने खड़ा हुआ था और उस व्हाइट बोल को देखकर उसे वांग जी की याद आती है। वांग जी भी तो एक व्हाइट बोल है और वो जो पैनिक कर रहा था वो शांत हो जाता है और वो वांग जी के बारे में सोच रहा था कैसे व्हाइट वुल के रूप में वो उसके सामने आया था और उनके बीच क्या होने लगा था
और ये सब याद करके उसे वांग जी पर गुस्सा आने लगा था। और वो कहता है वो कमीना मेरी चैन से जाता ही नहीं है, उसका तो मुंह बना होता पर वो प्लस भी कर रहा था। ईपो जो उसकी आवाज सुनकर उसके पास आया था वो कहता है क्या हो गया, तुम किसका नाम ले रहे हो। ये सुनकर विभूषण उसकी तरफ देखता है, उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे। ईपो जब ये देखता है तो कहते हैं क्या तुम रो रही थी। वो ऐसा कहे उसके पास आ चुका था और वहीं विभूषण पीछे हटता है और कहता है नहीं मैं नहीं रो रहा था, मुझे शायद खुली हवा की जरूरत है। ऐसा कहकर वो उठ के जाने वाला था, तभी ईपो उसे कहता है तुम जो चाहे वो कर सकते हो, मेंशन से बाहर मत जाना, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूँ। अगर फिर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें पहले की तरह कैद कर लूंगा। ईपो की ये धमकी सुनकर विभूषण उसे आंखें दिखा रहा होता है। तब ईपो कहता है मैं नहीं चाहता तुम अकेले कहीं जाकर कहीं खो जाओ, तुम्हें यहाँ की चीजों के बारे में नहीं पता है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ आ रही है। ये सुनकर विभूषण कहता है हाँ ठीक है, और ईपो राहत की सांस लेता है। अच्छी बात है ये शैतान उसकी बातें मार रहा है, वो अगर यहाँ से बाहर जाता है तो उसके लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो जाती। इसी में ही कट होता है और हम अगले दिन देखते हैं जब ईपो सबके ब्रेकफास्ट बना रहा था, जहाँ सुयांग अपने ब्रेकफास्ट को करते हुए कहता है ईपो मैं काफी समय से तुम्हारा काम निपटा रहा हूँ, अब आगे से मैं तुम्हारा कोई भी काम नहीं करूँगा, अब तुम अपना काम खुद ही करना। तब ईपो कहता है आज भी तुम मेरा काम देख लेना, मुझे विंग के साथ जरूरी काम से बाहर जाना है। ये सुनने के बाद तो सुयांग कहता है ईपो ये गलत बात है, तुम अपना काम दूसरे को सौंप कर एंजॉय करना चाहते हो। तब ईपो उसे घूरते हुए कहता है जरूरी नहीं होता तो मैं तुम्हें काम क्यों सौंपता। तब सुयांग कहता है ओके तो तुम उसे घर से बाहर ले जा रहे हो तो केयरफुल रहना। विभूषण भी अब ब्रेकफास्ट के लिए आ जाता है, उसे देखकर सुयांग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जिसकी रिप्लाई में हुजर ने बस अपना सर हिलाया था। और तब सुयांग कहता है मैं तुमसे हमेशा बात करने की कोशिश करता हूँ पर तुम हमेशा मुझे इग्नोर क्यों करते हो। तभी ईपो कहता है तुम्हारा ब्रेकफास्ट हो गया ना तो यहाँ से जाओ और अपना काम करो। और विभूषण की तरफ देखकर कहता है मैं तुम्हें अपने साथ कहीं ले जाना चाहता हूँ, तुम्हारा अगर ब्रेकफास्ट हो जाए तो फिर मेरे साथ चलना। विभूषण बस अपना सर हाँ में हिलाता है। अगले सीन में ईपो विभूषण को पहनने के लिए मास्क और एक चश्मा देता है, जिसे विभूषण बिना कोई सवाल किए उसे पहन लेता है। ईपो तो उसे एक बैग भी पहना देता है ताकि उसे कोई पहचान ना पाए। विभूषण को ये सारी चीजें इरिटेट कर रही थी तो वो कहता है आखिर मुझे ये सारी चीजें क्यों पहननी पड़ रही है। इस पर ईपो कहता है ये चीजें तुम्हें दूसरों की नजर से बचा कर रखेंगे, अब चलो भी मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और फिर वो अपनी बाइक स्टार्ट करता है और विभूषण को बैठे के कहता है। तब विभूषण बाइक पर बैठते हुए कहता है तुम मुझे कहाँ ले जाने वाले हो। ये सुनकर ईपो कहता है तुमने ये सवाल पूछने में इतनी देर क्यों की। विभूषण तो कुछ नहीं कहता। तभी ईपो कह देता है मुझे तुम्हें वापस भेजने का एक तरीका मिल गया, और उसे खुद पर प्राउड था। इतना सर्च करने के बाद उसे एक रास्ता मिल गया विंग को उसकी बॉडी वापस दिलाने का और विभूषण को उसकी दुनिया में वापस भेजने का। विभूषण उसकी बात सुनकर एक रहस्यमयी स्माइल कर रहा होता है और वो कहता है तो तुम्हारे पास कैसा तरीका है। विभूषण को ये अच्छी तरह से पता था ये इतना आसान नहीं है। तो फिर ईपो ने आगे क्या रास्ता निकाला होगा वो ये देखना चाहता था और वो इस दुनिया को भी एक्सप्लोर करना चाहता था। अब जबकि वो घर से बाहर है तो ये बहुत ही अच्छा मौका है इस दुनिया को और भी अच्छी तरह से जानने का। उसे रास्ते में काफी सारी बड़ी बड़ी इमारत दिखती है और वो दिखने में बहुत ही औसम लग रही थी और उसके लिए सारी चीजें बहुत ही नई थी। ऊपर से ही ट्रैफिक और रोड पर इतनी सारी गाड़ियों को देखकर विभूषण अपने मन में सोच रहा था यहाँ पर तो घोड़े की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। वहीं ईपो अपनी बाइक की स्पीड बढ़ा देता है और जल्द ही उसे एक ऐसी एरिया में ला देता है जो काफी शांत थी। विभूषण बाइक से उतर जाता है और ईपो अपने फोन में फिर से किसी से कॉल पर बात करने लगता है। वो यहाँ पहुंच चुका है, वो सब कहाँ है, वो ऐसी बात कर रहा होता है। और फिर वो जब विभूषण की तरफ देखता है विभूषण तो वहाँ से गायब हो चुका था। अब ईपो परेशान, ओ गॉड डैम। इसी के साथ ये वाला पार्ट यही एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। चीजें थोड़ी सी बोरिंग लगेगी पर एक्साइटिंग पार्ट जल्दी आ जाएगा। कुछ पार्ट के बाद हमें वांग जी भी वापस मिल जाएगा।